बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बोरिंग क्वेश्चन में पढ़ा था, रिवाइज हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मुझे पता है ईद की छुट्टियों में भूल चुके होगे ऑलरेडी आप लोग सब चीज़ें। मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? IS-23। IS-23 मीन्स के बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड, ऐसी कॉस्ट जो मुझे अपने फंड्स पे या लोन पे बेयर करनी पड़े। मीन्स वो क्या हो सकता है? मे बी इंटरेस्ट हो सकता है, इसके अलावा वो हमारे पास बैंक चार्जेस हो सकते हैं, इसके अलावा लेट से कोई कमीशन चार्जेस हैं, कोई हमने अकाउंट खुलवाया उसके चार्जेस हैं। मीन्स अगर लेट से एक्स्ट्रा चार्जेस भी अगर लग रहे हैं, वो भी मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो मेरे लिए इंटरेस्ट कॉस्ट लाएगी एंड अदर कॉस्ट लाएगी, जैसे मैं डेफिनेशन में पढ़ा था। डेफिनेशन का है हमारे पास, ये हमने डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि द बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट एंड द अदर कॉस्ट दैट द एंटिटी इनकर्ड अगेंस्ट द बोरिंग ऑफ फंड्स या लोन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ये हम एंट्री कैसे पास करते हैं? नॉर्मली जब भी हम कोई लोन वगैरह ऑब्टेन करते थे, हम उसकी इंटरेस्ट की या बैंक चार्जेस की, किसी भी चीज़ की एंट्री कैसे पास करते थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट या बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल या बैंक क्रेडिट, ये एंट्री पास हो रही होती थी। लेकिन IS-23 एक वैसा वाइड स्टैंडर्ड है जो अलाउ करता है कि जितने भी आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट हो या कोई भी अदर कॉस्ट हो, क्या करो? आप कैपिटलाइज करो। वो आपको अलाउ करता है कि आप कैपिटलाइज करो अगर अगर लेकिन वो अगर बोलता है इफ अगर ये जो अमाउंट लग रहा है आपका, जो लोन का अमाउंट है, यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? मेक करने में, कंस्ट्रक्ट करने में क्या चीज़? क्वालिफाइंग एसेट। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट यूज़ करने में आप ये अमाउंट यूज़ कर रहे हो, तो क्या करोगे? इसका जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, अदर कॉस्ट होगी, क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। मीन्स सब CWIP डेबिट करना है आपने और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर दिया। क्लियर? आफ्टरवर्ड्स क्या होगा? अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, क्या है? अब क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन क्या है? एन एसेट डेट टेक्स द सब्सटेंशियल पीरियड, ऐसा एसेट जो क्या ले? सब्सटेंशियल पीरियड ले, मीन थोड़ा टाइम ले, अरसा ले। कितने महीने का? 6 महीने या उससे ऊपर। ठीक है, कंप्लीट होने में। जैसे PP, अगर आप PP खुद क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और टाइम अगर 6 महीने से ऊपर लग रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है उसके ऊपर, तो आप क्या करोगे? उसको कैपिटलाइज करोगे। IS-23 के अंदर क्या था? डेवलपमेंट फेज के अंदर जो कॉस्ट लग रही थी हमारे पास, वो हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। ये पढ़ी थी हम लोगों ने बात IS-38 इंटेंजिबल एसेट के अंदर। फिर इन्वेंट्री वगैरह, जो इन्वेंट्री हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो खुद बना रहे हैं अगर, तो उसमें अगर टाइम पीरियड लग रहा है, वो क्या करेगा? वो भी IS-23 में आएगा। उसकी जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमने बोला कि जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट हो रही है सबकी सब हम कैपिटलाइज कर दें। नहीं, तो उसने क्या करा? टाइमलाइन बना के दी हम लोगों को कि अगर लेट से आप लोन ऑब्टेन कर ले, तो कभी वो आपने एक्टिव वर्क आपका स्टार्ट हो रहा है थोड़े टाइम बाद, तो उस बीच की जो इसके बीच के पीरियड की जो कॉस्ट होगी, जिसको हम आइडल पीरियड बोलते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन ऑब्टेन किया 1 जनवरी को और मैंने एक्टिव वर्क कभी स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 फेब, तो जो 1 महीने का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्लियर है? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद 1 फेब को क्या हुआ? एक्टिव वर्क स्टार्ट हुआ और काम चलता रहा, तो क्या करेंगे? जितनी भी बोरिंग कॉस्ट होगी हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, CWIP डेबिट करेंगे और बैंक का पेबल क्रेडिट कर देंगे। अगर काम आपका सस्पेंड हो जाता है किसी भी मंथ या किसी भी टाइम पे, अब हम चेक करेंगे सस्पेंशन जो हो रही है वो आपने खुद वो प्री प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये बोल रहे हो कि सब काम करते हुए आपको ये कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी, लाजमी है ये रोकना, तो क्या करोगे? उसकी बोरिंग कॉस्ट क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। अगर आपको लगता है कि यार ये अचानक से ऐसा हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्राइक हो जाती है, जैसे लॉकडाउन की वजह से, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसके अंदर काम रोकना पड़ा है ना, तो वो क्या अनप्लान्ड है? अब इसकी जितनी भी बोरिंग कॉस्ट होगी, वो इसकी जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज नहीं करेंगे, चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर अगर लेट से आपका एसेट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, अगर आपने लोन रीपे नहीं किया हुआ तो क्या करोगे? उसको एक्सपेंस आउट करोगे। क्लियर है बात यहाँ पे मेरी? फिर हमने एक सवाल देखा था कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम बात कर रहे थे कि लेट से 1 लाख रुपये हमने क्या करी? बैंक से लोन लिया। इस बैंक में से 3 महीने क्या करा? 3 महीने काम नहीं चला हमारा, तो 3 महीने क्या जाएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, हो जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, SOCI के अंदर। और बाकी जो 9 महीने बचे होगा जाएगा SOFP के अंदर। क्लियर थी बात मेरी? अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ये हमारा कौन सा लेक्चर था? लेक्चर नंबर 21 है, तो ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 22 और ये बोरिंग कॉस्ट की क्लास नंबर 2 है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? मैंने लोन लिया बैंक से, मैंने बैंक से लोन ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख का ऑन 1 जनवरी 2020।
लाइन के अंदर, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर, और मेरा एक्टिव वर्क जो है, मेरा एक्टिव वर्क जो है वो स्टार्ट हो रहा है कोई 1 फ़रवरी से इसी साल। अब मैं एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास डेट लिखी हुई है और ये मेरे पास एक्सपेंडिचर का अमाउंट है कि मैं कितना क्या कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर इनकर्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 फ़रवरी को मैंने क्या करा, मैंने एक्सपेंडिचर इनकर्ट किया कोई लेट्स से 40,000 रुपये, क्लियर है। उसके बाद में आया कब 1 जून को आया, मैंने जून में इनकर्ट किए कोई 30,000 से। 1 सितंबर को मैंने पैसे इनकर्ट किए कोई 20,000 रुपये, और 1 नवंबर को मैंने पैसे पे किए 10,000 रुपये, ठीक है। जितने का लोन लिया मैंने उतने का मैंने अमाउंट लगा दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। इसका जो इंटरेस्ट रेट है मैंने बैंक से जो इंटरेस्ट पे लिया है वो लिया है फॉर एग्जांपल कोई 16% से, क्लियर है बात मेरी। और मेरा एक्टिव वर्क जो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन जो मेरी कंप्लीट हो रही है वो हो रही है कोई 30 नवंबर को, क्लियर है बात है मेरी। अब क्या करते हैं, मुझे इसकी क्या करनी है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कितने इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगी एसओसीआई में, ठीक है। ये कितनी एसओसीआई में जाएगी, कितनी एसओएफपी में जाएगी, कैपिटलाइज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, टाइमलाइन बना के सीखते हैं इसको। ये हमारा सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे दिखा दो लेफ्ट ओवर। जो आपने क्या करा, आपने एक बैंक अकाउंट खोला, ठीक है। बैंक अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट बनाया, अब जितने पैसे बचेंगे यहाँ पे दिखाते जाएगा आपको। आपने बोला कि यार ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको दोबारा चेक करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने होगा आपके, ठीक है। और आपका ईयर एंड भी क्या है इस सवाल के हिसाब से, और ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर। जब से भी आपका आपने जब से लोन लेना स्टार्ट करोगे, आप जब से मंथ बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब आपने कितना लोन लिया, 1 फ़रवरी को 40 का लिया है, 1 जून को 30 का लिया है, याद रख लेना अपने पास, ठीक है। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने जब लोन लिया बैंक से, तो बैंक में कितने पैसे पड़े हैं जनवरी के महीने में, पूरे 1 लाख पड़े हैं, क्योंकि मैंने अभी तक खर्च किए ही नहीं है इसको। तो पूरे 1 लाख रुपये मेरे पास क्या होंगे, बैंक के अंदर पड़े होंगे। ये वर्किंग कर रहे हैं समझो एक तरह से हम, ठीक है। 1 लाख रुपये आ गए। मैंने क्या करा, मैंने 1 फ़रवरी को विड्रॉ करे कितने पैसे, 40,000 रुपये, क्योंकि खर्चा करना पड़े। अब कितने पैसे बचे होंगे बैंक के अंदर, 60,000 रुपये। जो रिमेनिंग बचे होंगे लेफ्ट ओवर का मतलब यही है ना कि जितने पैसे बैंक में बच रहे हैं 60,000 रुपये। अगले पैसे हम कब निकाल रहे हैं, जून को निकाल रहे हैं। तो जून से मई में, मार्च में कितने पैसे बचे होंगे बैंक में, 60,000 ही रहे होंगे। अप्रैल में कितने बचे होंगे, 60 ही बचे होंगे। मई में कितने होंगे बैंक के अंदर, 60 ही होंगे। लेकिन जैसे ही जून आया, 1 जून को पैसे विड्रॉ हुए होंगे कितने से, 30,000 से। कितने बचे होंगे बैंक में, 30,000 बचे होंगे, क्लियर है। 30 माइनस 30, 30 हो गए। अगले पैसे कब विड्रॉ कर रहे हैं हम, सितंबर में। तो ये जुलाई में कितने पैसे बचे होंगे, 30 ही रहे होंगे बैंक में। अगस्त में कितने होंगे, 30 ही होंगे। जैसे 1 अगस्त आया, जैसे सितंबर आई हमारे पास, हमने क्या करा, 20,000 विड्रॉ करे, कितने पैसे बचे होंगे, 10,000 रुपये। हमने 10,000 लिख लिया यहाँ पे। अक्टूबर में कितने बचे होंगे, 10,000 रुपये। जैसे ही 1 नवंबर आया, हमने कितने पैसे विड्रॉ करे, 10,000 रुपये। हमने 10,000 विड्रॉ करे, तो मीन्स यहाँ कुछ नहीं बचा बैंक में, यहाँ भी कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा, क्लियर बात मेरी। अब ये क्या थी, हमारी वर्किंग थी। अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह वो नहीं करी, कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं करी। आप ये चेक करो कि अब एक्टिव वर्क जितना भी चला होगा ना उसको मार्क कर लो, या जितना भी एक्टिव वर्क नहीं है उसको मार्क कर लो। अभी सवाल में एक्टिव वर्क ज़्यादा टाइम चला है और जितना एक्टिव वर्क नहीं है उसको कम टाइम चला है, तो हम क्या करते हैं उसको मार्क कर लेते हैं। हमने ये यूज़ किया, हमने देखा यार जनवरी के महीने में मेरा क्या एक्टिव वर्क है, आप बताओ खाली, नहीं है। तो क्या कर दो, इसको एक क्रॉस मार दो कि यार इसकी जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कैपिटलाइज नहीं होगी। कहाँ जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल में जाएगी। इसके अलावा कोई काम सस्पेंड हो रहा है बीच में, कोई काम सस्पेंड भी नहीं हुआ। अच्छा, काम कंप्लीट कब हो रहा है, 30 नवंबर को। मीन्स ये काम 30 नवंबर तक की तो कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। क्या दिसंबर की कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, तो मीन्स इसको बैठा दूँ मैं, ये भी कहाँ जाएगी, पीएनएल में जाएगी। वो जीरो जाएगी, वो तो मसला नहीं है, लेकिन जाएगी तो सही, अमाउंट जितना भी होगा हमारा। अच्छा, आप इसको जीरो बोल रहे हो, नहीं अभी देखो समझ में आ गई है। मीन 10 महीने की जितनी भी कॉस्ट होगी, 10 महीने की जितनी भी कॉस्ट आ रही होगी वो सब कहाँ जाएगी, एसओएफपी के अंदर, मीन्स कैपिटलाइज होनी है, ठीक है ना। मीन्स
मीन जितनी भी ये कॉस्ट हो रही होगी ये क्या करूँगा मैं SOFP के अंदर भेजूँगा इनको, और ये जितनी भी होगी ये कॉस्ट कहाँ जाएगी, SOCI में जाएगी, और ये कहाँ जाएगी, ये भी SOCI में जाएगी। ठीक है, पक्की बात है, ऐसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी मत हम करते रहेंगे। अब आप ये देखो कि यार आपके पास सही है। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये चेक करना है कि यार हम लोग हमारे पास अमाउंट था कितना। अभी ये भी हम वर्किंग ही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बनाना सीख रहे हैं अभी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कोई प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ नहीं करा है। अगर नॉर्मली मैं चेक करूँ कि यार मैंने जो एंट्री रिकॉर्ड की थी, सिर्फ जनरल एंट्री रिकॉर्ड करें अभी हम लोग, पहले जो हम लोग अमाउंट अपने लोन का यूटिलाइज़ किया वो करें कि मैंने लोन ऑब्टेन कब किया, मैंने 1 जन को, तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए 1 जन को, इसकी एंट्री क्यों बननी चाहिए, देखिए 1 जन 2009 को एंट्री बननी चाहिए कि बैंक डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से। पैसा बैंक में आया ना हमारे पास, हमने बैंक से अगर लोन लिया है तो लोन लेके बैंक में रखे होंगे ना पैसे, या विड्रॉ कर लिए सारे पैसे एक साथ बैंक में रखे हुए, तो बैंक डेबिट किया मैंने, और लोन या पेबल क्रेडिट कर दूं कितने से, 1 लाख रुपए से। मीन्स आप पे एक लाइबिलिटी आ गई लेकिन पैसा बैंक में रखा हुआ है। क्लियर है बात मेरी? ये मेरे पास कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं चल रहा है, ये मैं नॉर्मल बैंक से मैंने लोन लिया है और पैसे बैंक में रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने पैसा यूटिलाइज कब करना स्टार्ट किया, मैंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया 1 फेब को। 1 फेब 2009 में मैंने एंट्री पास की होगी कि अब ये पैसा क्या कर रहा हूँ मैं, यूटिलाइज कर रहा हूँ सही जगह पे। तो मीन जितना भी एक्सपेंडिचर इनकट कर रहा हूँ ना, ये इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है डायरेक्ट लोन ले, ये लोन का अमाउंट है, ये लोन का अमाउंट है, और लोन का अमाउंट मेरे बैंक में आ चुका। अब जितना भी पैसा मैं विड्रॉ करूँगा वो सब का जाएगा CWIP में, मीन्स कैपिटलाइज करूँगा। CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट, मीन्स बैंक से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट ओवर कर रहे थे, बैंक में इतना पैसा बचा है, मैंने वो 40 निकाले, अब बैंक में कितना पैसा बचा होगा, 60 बचा होगा। क्या ये रिकनसाइल कर रहा है हमारे अमाउंट से, जो हम लिखते आ रहे हैं वही हम रिकनसाइल करेंगे आपस में। उसके बाद पैसा हमने कब विड्रॉ करा है, 1 जून को। 1 जून 2009 को मैंने क्या करा, पैसा विड्रॉ करा, CWIP डेबिट किया हम लोगों ने 30,000 से, और बैंक क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोन क्रेडिट क्यों नहीं करेंगे, लोन हमने क्रेडिट कर चुके थे ऑलरेडी, अब सारा पैसा बैंक में, अब बैंक कम कर रहे हैं, सॉरी गलती से जाने चाहिए। क्लियर है, 30 हो गया। अब बैंक में कितने बचे होंगे, 1 लाख का लोन, मतलब बैंक पैसे पड़े थे, 40 निकाले, 30 निकाले, कितने बचे होंगे, 30 बचे होंगे। 1 जून से, 1 जून से देखो 30 बचे हमारे पास, जून बचे। उसके बाद 1 सितंबर में, 1 सितंबर 2009 में मैंने पैसे विड्रॉ करे, कितने, CWIP डेबिट करा, कितने से, 20,000 से, और बैंक क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया। यहाँ से बात क्लियर है, डन है। उसके बाद में आया 1 नवंबर में 2009 के अंदर, CWIP डेबिट किया हमने, और बैंक क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से, 10,000 से। जितना मैंने एक्सपेंडिचर इनकट किया उतना तो मैंने कैपिटलाइज कर दिया। अब इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करने की बात आ गई है। यहाँ 1 नवंबर में कितना खर्चा किया है, यहाँ से जितना एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ उतना उसका अमाउंट लिख रहा हूँ खाली। अब बैंक में कोई पैसे बचे हैं आपके पास, नहीं बचे। अब आपने ये देखा कि यार अब ये अगर लेट से मैं बोलूँ इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बन रही है, हम पहले इंटरेस्ट कॉस्ट चेक कर लें कितनी बन रही है। अगर टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट देखी जाए कि हमारे पास अमाउंट था कितना, मेरे पास लेट से, मेरे पास अमाउंट तो ये भी वर्किंग चल रही है ना, 1 लाख का अमाउंट था मेरे पास, कितने परसेंट पे इंटरेस्ट लिया है मैंने, 16% पे। तो 16% मल्टीप्लाई बाय 12/12 में, वो साल का निकाल रहे हैं पहले हम, कितना आ गया, 16,000 रुपये। ठीक है, क्या इस 16,000 पूरा हो जाएगा SOCI में या SOFP में, इसमें से कुछ पार्ट जाएगा SOCI में, कुछ पार्ट जाएगा SOFP के अंदर। मीन्स अगर मैं इसी को तोड़ूँ मैं तो कैसे बन रहा होगा, या डायरेक्ट हम या इसी से तोड़ लें, अगर मैं यहाँ से इससे निकालूँ अमाउंट के, यार 1 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 16%, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने कैपिटलाइज हो रहे हैं, 10 महीने, 10/12 कितना आया अमाउंट, 13,333। और यहाँ मैंने किया कि 1 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना आया, 2,667 बन गया पूरे अमाउंट।
16,000 रुपये। तो मीन्स ये अमाउंट कहाँ जाएगा, SO FP के अंदर। मीन्स इसकी एंट्री क्या बन रही होगी, इसकी एंट्री में बताऊँ तो CWI पे डेबिट हो रहा होगा 13,333 से, और इंटरेस्ट पेबल क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट किया 13,333 से, क्लियर है। और यहाँ की एंट्री पास हो रही होगी, यहाँ एंट्री अलग बन रही होगी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा 2,667 से, और एक और एंट्री बन रही होगी इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो रही होगी कितने से, 2,667 से। और इसकी कंपाउंड एंट्री बन रही होगी, नॉर्मली ये कंपाउंड एंट्री मांग रहा है अगर सवाल में मुझसे, तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट पेबल क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा कितने अमाउंट से, जैसे इसकी कंपाउंड एंट्री क्या बन रही होगी, इसी अमाउंट से कि इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट किया कितने, 16,000 रुपये से, और CWIP क्या करा मैंने, डेबिट किया कितने से, 13,333 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया मैंने 2,667 से। ये कहाँ जाएगा, SOCI में, और नीचे वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, SOFP के अंदर। बात क्लियर है यहाँ तक, डन। अभी तो कोई मसला है, अभी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मीन्स जनरल एंट्रीज बनाना सीखने का तरीका था हमारे पास। इसके अलावा ये एंट्री वगैरह यहाँ पे ये वाली एंट्री, ये एंट्री और ये एंट्री यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना नीचे, ये एंट्री यहाँ बन जाएगी ना नीचे, मैं बना देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कि 31 दिसंबर को मैंने एंट्री पास करी होगी मैं 2009 के अंदर कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया होगा मैंने 2,667 से, CWIP मैंने डेबिट किया 13,333 से, और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट किया, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग 16,000 रुपये से। बात क्लियर है मेरी, पक्की बात है। 31 नवंबर नहीं, 31 नवंबर होता ही नहीं है, 30 नवंबर होता है। ये बोल रहा है एसेट कंप्लीट हो गया 30 नवंबर तक। अभी हम लोग पूरा सवाल नहीं कर रहे, अभी खाली जितना सवाल लिखा है ना खाली उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो जैसे एसेट बन गया, अभी कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, पीपी में ट्रांसफर होना चाहिए, तो पीपी में ट्रांसफर कर देंगे 30 नवंबर के बाद। अब CWIP को क्या कर देंगे, सबके सबको क्रेडिट करेंगे और कहाँ भेज देंगे इसको, SO अपना PP डेबिट कर देंगे। तो ये भी हमने वो वाला चीज़ नहीं सीखी अभी, सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे बात क्लियर है। अब अगर मुझसे बोलता है कि यार बोरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइज कितना करना है, मेन क्वेश्चन आता है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितने से होगी, बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट जो कितने से कैपिटलाइज करूँ। तो मैंने नीचे यहाँ सीखा, ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है। हमने इनसे बोला कि यार मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, सवाल में रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है मेन जो बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितने से होगी, मीन्स कितने से कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, कितने SOFP में जाएगी अमाउंट। तो लेट से मैंने सीखा कि यार सबसे पहले कौन सा लोन था मेरे पास, लोन लिया हुआ था मैंने बैंक से। ये मैंने स्पेसिफिकली मैंने इस एसेट को बनाने के लिए लिया था या किसी और काम में भी यूज़ कर सकता हूँ उसको, नहीं ये लोन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एसेट को बनाने के लिए यूज़ करने के लिए लिया था। आप देखो ना, ये मैंने 1 लाख का लोन लिया था, वो मैंने 1 लाख रुपए पूरे के पूरे मैंने कहाँ लगा दिए, अपने एसेट पे लगा दिए, PV पे। तो ये स्पेसिफिक लोन हो गया मेरे लिए। बच गए पैसे तो अभी वो अलग बात है, वो कर रहे हैं सवाल, अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, लेक्चर नंबर 1 है वहाँ समझो। तो अभी जो लोन लिया मैंने स्पेसिफिकली PV बनाने के लिए लिया भाई, पैसे बचेंगे वो अलग बात है ना, उसको हम कहीं यूटिलाइज करते नहीं करते वो बाद में देखेंगे। अभी जो लोन लिया हुआ है किस लिए लिया हुआ, PV बनाने के लिए, स्पेसिफिकली PV बनाने के लिए। तो ये इस लोन को मैं नाम दे दूँ एक स्पेसिफिक लोन का नाम दे सकते हैं, स्पेसिफिक लोन, ठीक है। ये लोन मेरा कब से लेकर कब तक चला है, 10 महीने चला था। मीन्स ये 1 फरवरी से लेके, या डेट अगर लिख लो 1 फरवरी से लेके 30 नवंबर तक चला है मेरा। क्लियर है बात मेरी,
तो या डायरेक्ट लोन का अमाउंट लिख दो खाली। 1,00,000 रुपये हमारे पास अमाउंट था, 1,00,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय कितना कैपिटलाइज होगा 10 महीने से 10,000, कितना अमाउंट आया 13,333 से, जो पहले हम लोगों ने एंट्री बना के सीखा है, कर लिया ये हमने। अच्छा, हमने क्या करा, ये अमाउंट हमें बैंक को देना है। हम जैसे ही गए बैंक को देने के लिए, बैंक ने हाथ आगे बढ़ाया, हम उसको 13,33 रुपये रखे उसके हाथ में। जैसे वो लेने लगा कि हम उसको दे सकते हैं पूरे, क्या उसको बनते हैं, मुझे याद आया कि मैंने कहा ये पैसे जो मैं आपको दे रहा हूँ इंटरेस्ट वगैरह, ये पैसे तो मैंने निकाले ही नहीं थे, ये आपके पास भी तो रखे हुए थे बैंक के पास। भाई ये पैसे मैंने बैंक से लोन लेके बैंक में रखवा दिए। अब क्या बैंक पे इंटरेस्ट नहीं बन रहा होगा? अब बैंक बोलेगा चलो मैंने आपसे लेने हैं पैसे ना वगैरह, भाई मैं गया बैंक से पैसे देने के लिए बैंक को, अब ये पैसे मैंने निकाले थे बैंक से या नहीं निकाले थे? सीधो करके निकाले थे पैसे मैंने, पहले 40 निकाले, फिर 30 निकाले, फिर अब जितना अमाउंट मेरे पास बैंक में रखा हुआ है, क्या उस पर भी क्या इंटरेस्ट बन रहा होगा कोई ना कोई? जैसे हम लोग बैंक में पैसे रखे होते हैं हमारे, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है ना हमारे पास, भाई इनकम बन भी होती है हमारे पास। अगर लेट्स हमारा कोई सेविंग अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, कोई सेविंग अकाउंट मेंटेन किया, सेविंग अकाउंट का सीन क्या होता है, क्या पैसे रखवाते हैं, लेट्स हमने कोई 1,00,000 रुपये रखवाया, तो अब बैंक हमें क्या देगा, उस पर इंटरेस्ट देगा। इसी तरीके से ये पैसे अगर बैंक में रखे हुए हैं तो बैंक भी इंटरेस्ट दे रहा होगा मुझे, जितना अमाउंट जितने महीने के लिए रखा होगा। तो हम बोलेंगे ऐसा काम करो, जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, आप वो तो हमसे ले लेना, लेकिन फिर आप पे जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो भी हमें दो। बात सही है ना, तुक्की बात है। तो जितना इंटरेस्ट आप पे बन रहा है आप भी हमें दोगे। अब उसने बोला कितना इंटरेस्ट बन रहा है, भाई हमने बोला यार ऐसा काम करो, ये 1,00,000 पे भी इंटरेस्ट बनेगा 1 महीने का। अब क्या देखो, जितना बैंक से हमने इंटरेस्ट लिया 16% पे, बैंक ने मुझसे लोन में कितने परसेंट पे इंटरेस्ट दिया है? 16% पे। क्या बैंक भी मुझे 16% देगा? बैंक कम पे देगा? बोला है तो इत्तेफाक से तुम्हें पैसे मुनाफा हो रहा है, लाजमी कोई है। तो क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट इनकम बोल सकता हूँ उसको मैं, इन्वेस्टमेंट इनकम बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये इनकम रेट हम निकालेंगे, लेट से इनकम रेट होगा कोई थोड़ा कम होना चाहिए, लाजमी सी बात है। इनकम रेट है लेट से मेरे पास कोई 7% है। अब बैंक जो हमें इंटरेस्ट देगा हमारे पैसे बैंक में रखने की वजह से, वो कितने पे देगा? 7% पे। हमने जो बैंक से लोन लिया वो किस पे देगा? 16% पे हमें इंटरेस्ट देना है। हम देंगे 16% पे, बैंक हमें देगा 7% पे। ठीक है। अब जैसे लेट से 1,00,000 पे जो इंटरेस्ट बनेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए? 1,00,000 पे 1 महीने होना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? SOCI में, SOFT में? SOCI में। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी जब इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम लोग चार्ज नहीं कर रहे, तो इसका ये वाला भी कॉस्ट क्या होगा? कैपिटलाइज नहीं होगी। क्लियर बात? ये इसको छोड़ देना है, ये कहा जाएगा SOCI में जाएगा, तो SOCI वाली चीज़ हम बाद में लिख लेंगे। इसमें कौन सी चीज़ आएंगी? खाली SOFT वाली चीज़ें आएंगी कैपिटलाइज वाले में। तो मैं देखूंगा क्या 60,000 रुपये कितने महीने रहे? 1 2 3 4 महीने रहे 60,000 रुपये। तो मैंने लिखा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा लेस करके लिखवाएंगे, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। कितने से आएगी इन्वेस्टमेंट इनकम मेरे पास? अब जैसे फॉर एग्जांपल 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, कितना 4 महीने के लिए कितना अमाउंट आया? 1,400 रुपये का, ये आ गया 1,400 रुपये। क्लियर है? उसके बाद 30,000 रुपये जो कितने महीने रहा है बैंक के अंदर? 1 2 3 महीने। तो 30,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितने हो गए? 525 रुपये। उसके बाद 10,000 रुपये थे हमारे पास, बचे थे बैंक में, वो कितने महीने रहते हैं मेरे पास? 2 महीने रहते हैं, 1 ये 2। 7% मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितने हो गए? 117। अभी चेक कर लो, ये हो गए पूरे 10 महीने। 4 और 3 7, 7 और 2 9 महीने। अब ये 9 महीने क्यों हो रहे हैं, वो 10 महीने क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 1 महीने अमाउंट बचा ही नहीं था हमारे पास, सही है ना? बैंक में पैसे थे नहीं, तो बैंक ने इंटरेस्ट भी नहीं दिया हमें। अच्छा, इसको अगर टोटल करें कितने हो गए? 2,042 रुपये। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो, 13,333 में से माइनस करो, कितने हो रहे हैं? 11,291। ये कॉस्ट क्या जाएगी? SOFT। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितनी आ रही है? 11,291।
देखो यहाँ पे वही अमाउंट आ रहा है जो बैंक में पड़ा हुआ है हमारे पास। 60,000 पे 4 महीने पड़े, तो बैंक से हमने बोला है 4 महीने पड़े हैं आपके पास 60,000 रुपये, आप 4 महीने पे इंटरेस्ट दे दो हमें, तो उसने इंटरेस्ट दे दिया 4 महीने। फिर 3 महीने हमारे पास पड़े हुए थे बैंक में, तो 30,000 उसने दे दिया। फिर 10,000 2 महीने रहा हमारे पास बैंक में, तो 2,000 रुपये दे दिए उसने। ये थीम साइड वर्किंग में करनी पड़ती है ना, ये समझाने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए था पूरा। वही लेट से पेपर में सवाल था कि बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल बताओ, कैपिटलाइजेशन कितनी आ रही है, तो आपने चार्ट बनाओ कि बताओ कितना आ रहा है सर में, जो अमाउंट जाएगा वो अमाउंट के लिहाज से बनाना। ये इससे आपको आसानी होगी, वरना दिमाग में सोचने पड़ेंगे कितने पैसे बच रहे हैं, कितने पैसे नहीं बच रहे, टाइम लग जाएगा। अच्छा भाई, और ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो आ रही है, अब इंटरेस्ट ये 3 अमाउंट तो याली आ गई है पर ये कहाँ जाएगी, एफ में जाएगी, ये 3 महीने की अमाउंट एफ में जाएगी ना। तो इसकी एंट्री क्या बन रही होगी हमारे पास, इसकी एंट्री बन रही होगी, ये इसकी एंट्री में यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने एंट्री बनाई होगी 31 दिसंबर को 2009। मैंने एंट्री करा, CWI पे डेबिट करी मैंने, जिनके पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है मेरी, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया होगा। CWI पे डेबिट किया मैंने, कितने 2042 से, और इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरे लिए क्या हो गया होगा, डेबिट हो गया होगा, कितने से 2042 से। लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट एक और भी होगी हमारे पास, जो SOCI में जानी चाहिए, वो कॉस्ट होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट हो रहा होगा, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। कौन सा अमाउंट होगा, वो होगा 1 लाख वाला अमाउंट, याद है एक वाला अमाउंट जो ऊपर बचा था हमारे पास, इसकी जाएगी SOCI के अंदर, तो 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 1/12, कितना अमाउंट आया 583। क्लियर है बात, डन है। फिर ये इंटरेस्ट कॉस्ट जैसे यहाँ पे 2 महीने का, ये वो ज़्यादा महीने की बच रही होगी। यहाँ तक बात क्लियर है सब चीज़ें मेरी, डन है। इंटरेस्ट कॉस्ट समझ में आ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सी SOCI में जाएगी, कौन सी SOF में जाएगी, ठीक है। पेबल कहाँ जाएगा, पेबल हमेशा SOF में जाता है, ठीक है। तो अगर लेट से सब चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास, तो हम क्या यहाँ पे लिखें खाली सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए SOCI लिख सकते हैं। SOCI के एक्सट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कोई डेप्रिसिएशन है इसके अंदर, कोई सेल है, एक कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर एक्सपेंस है, और एक इनकम है। इनकम कितने महीने की, 1 महीने की आ रही होगी। लेट से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे एक इनकम लिखी कि इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपके पास एक कौन सी, ये वाली इनकम आ रही होगी 583 से, 583 से आपने क्या करा, इनकम रिकॉर्ड किया, क्लियर है। और आपके पास एक एक्सपेंस होगा, इसको क्या करना है, ऐड करना होगा, इसको क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो ये क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपके पास, कितने से इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है आपके पास, ये वाले अमाउंट से 2667 से। ये आपके पास क्या एक्सपेंस है, ये आप जो भी अमाउंट आएगा लिख देना। ये आपके क्या बन गया, SOCI का एक्सट्रैक्ट बन गया। मुश्किल है बनाना SOCI का एक्सट्रैक्ट बनाना, कितना आ रहा है 2084, मुश्किल है SOCI का एक्सट्रैक्ट बनाना, सिंपल बन गया हमारे पास। अगर मुझसे बोले कि SOF में कितना अमाउंट जाना चाहिए, तो SOF का एक्सट्रैक्ट बनाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, सब चीज़ें लिखी हुई हमारे पास। तो CWI पे टोटल देखूँ मैं अगर, तो CWI में टोटल तो पहले मेरे पास अमाउंट जा रहा होगा, ये 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 10,000 रुपये, कितना हो गया मेरे पास 1 लाख रुपये। 1 लाख ये अमाउंट आ गया, और इंटरेस्ट ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट डायरेक्ट सेट ऑफ कर लेंगे आपस में, भाई इसको ऐड करना है, इसको लेस करना है ना। तो डायरेक्ट हम ये अमाउंट नहीं लिख दे उठा के, ये अमाउंट यही है कि बोरिंग कॉस्ट में अपना इंटरेस्ट इनकम जो मतलब एक्सपेंस जो था वो हमने वो ऐड करना है, और जो इनकम है वो लेस करनी है। डायरेक्ट कितना ऐड कर लें इसमें हम लोग, 11,291 हमने ऐड करा, कितना बन गया ये 1,11,291, क्लियर है। और एक नीचे अमाउंट आ रहा होगा किसका, लोन का, सॉरी, क्लियर है तक बात मेरी। ये CWI पहला हो गया हमारे पास,
फिर मेरे पास कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल है मेरे पास, तो मुझे रिसीव करना है। कौन कौन सा अमाउंट है? ये अमाउंट है और एक ये अमाउंट है। तो ऐड कर लेते हैं 2042 प्लस 583 कितना हो गया? 2625 से क्लियर है, ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे में अगर आया इक्विटी, ये मेरे पास क्या था? एसेट था, ये नॉन करंट एसेट में चला जाएगा और ये करंट एसेट में चला जाएगा। फिर मैं आया इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर, कोई कैपिटल वगैरह नहीं है हमारे पास अभी सवाल के अंदर। मेरे पास एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या आ जाएगा? लोन आ जाएगा, लोन लिया था कितने से? 1,00,000 रुपये से। फिर एक करंट लाइबिलिटी में आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट पेबल, वो इंटरेस्ट पेबल कितने से इंटरेस्ट पेबल होगा हमारे पास? ये हमने लिखा हुआ है 16,000। इंटरेस्ट टोटल 16 का बन रहा है, 16,000। क्लियर है बात? एक छोटा सा हमने एक्स्ट्रा बना दिया, यहाँ तक बात क्लियर है? ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं आएगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा बने हुए हैं, एक्स्ट्रा कभी बैलेंस नहीं होते, इत्तेफाक से हो जाए तो हो जाए। क्लियर है बात तक मेरी? तो ये सवाल को एक दफ़ा, इस सवाल को ही दोबारा से अपने पास कॉपी करो, ट्राई करो अभी, ठीक है? इसके अलावा आपको जो अभी सवाल करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 3।